जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, मुक्त कराई गई 94 लाख रुपए मूल्य की भूमि। बारिश की भेंट चढ़ी हजारों क्विंटल धान, विभिन्न धान खरीदी केंद्रों में नहीं सुरक्षा के इंतजाम। धान खरीदी केंद्रों में टीन शेड बनाने की फिर उठी मांग। केंद्र सरकार ने बढ़ाया कपड़ा खरीदी पर 7% टैक्स बढ़ाने के फैसले से व्यापारियों ने जताया विरोध, दी आंदोलन की चेतावनी। जिला प्रशासन की मदद से 18 आदिवासी बैगा बंधक श्रमिकों को कराया गया मुक्त। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में बंधक बनाकर कराया जा रहा था कार्य। आपस में टकराई 2 मोटरसाइकिल, 3 वर्षीय बालिका सहित 5 लोग घायल। 2 घायलों को किया गया मेडिकल कॉलेज रेफर। बालाघाट नगरीय क्षेत्र में 2 स्थानों पर शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई और 94,03,700 रुपए मूल्य की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। बालाघाट एसडीएम केसी बोपचे, तहसीलदार रामबाबू देवांगन, नगरपालिका कामला एवं पुलिस के जवान मोतीनगर में पॉलिटेक्निक कॉलेज रोड पर विद्युत उप केंद्र के लिए आवंटित वन विभाग की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंचे थे। विद्युत उप केंद्र के लिए आवंटित वन विभाग की 19,20,800 रुपये मूल्य की 98 वर्ग मीटर शासकीय भूमि पर लच्छूलाल नागेश्वर के द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर 13,23,000 रुपये मूल्य की फर्नीचर दुकान का निर्माण कर लिया गया था। इसी प्रकार जितेंद्र उर्फ जीतू गेडाम के द्वारा विद्युत उप केंद्र के लिए आवंटित वन विभाग की 59,97,600 रुपये मूल्य की 306 वर्ग मीटर शासकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर 23,85,000 रुपये मूल्य की दुकान एवं मकान का निर्माण कर लिया गया था। इन व्यक्तियों के द्वारा किए गए शासकीय भूमि पर अतिक्रमण को आज प्रशासन की टीम के द्वारा सख्ती से हटा दिया गया है और शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करा दिया गया है। इसी प्रकार भटेरा रोड पर भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, जिसमें बालाघाट समनापुर मार्ग पर मुन्ना बर्वे के द्वारा 89 वर्ग मीटर भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटा दिया गया है। सड़क के किनारे किए गए अतिक्रमण से यह जमीन मुक्त कराई गई, जहां 14,86,300 रुपये शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया, जहां प्रशासन को विरोध का सामना भी करना पड़ा। डेविस के पापा
ये जगह हम लोगों की, ये मंदिर की जगह थी। ये हम लोग जो परिवार, जो मुन्ना बाबा और हम सब पूरा परिवार यहाँ इस जगह में कई सालों से, जब यहाँ पर गाड़ादान रोड थी, यहाँ पर चल नहीं पाते थे लोग, पैदल चलते थे लोग, तब से यहाँ पर हम लोग यहाँ पर उठना बैठा और मंदिरों की पूजा पाठ और भाव भक्ति चलते चले। अच्छे अच्छे संत महात्मा लोग यहाँ पर के आकर रुके रहे हैं और चले। और ये चंद चीजों की वजह से कई लोग सिर्फ यहाँ से इतनी रोड के अंदर में एक जगह नहीं देख पा रहे, लेकिन सिर्फ लोगों को यही खटक रही है। अच्छे अच्छे संत महात्मा लोग आते थे, पीते थे, गांजे का एक प्रकरण बना दिए एक लोगों ने। अरे संत महात्मा लोग हैं, आते जाते अच्छे अच्छे समाचे लोग, सब कोर्ट में सब केस कार्रवाई चालू है। ऐसा कुछ किए ही नहीं थे और ये थोड़ा बहुत ऐसा लगा लोग कर लिए थे। और मंदिर का स्थान, जो मंदिर थी, मूर्ति थी बड़ी वाली, उसको जाके रख लिए थे। एक छोटी सी मूर्ति यहाँ पर लिखा करके बैठा करके और थोड़ा सा सब बना दिए स्थान। और सभी लोग सब अच्छी तरीके से बोल रहे हैं कि भाई ये गलत है। ये आज नगर में जहाँ यातायात बाधित होता है वहाँ पर अतिक्रमण करने हटवाने की कार्रवाई की जा रही है। जहाँ पहले पूर्व में हटाए जा चुके और लोगों ने दोबारा कर लिया, उनको हटवाया जा रहा है। जहाँ वो चूंकि लोग कर लेते हैं, हटा रहे हैं उनको, फिर से वो नगर पालिका कार्रवाई करेगी। नगर पालिका की जमीन है। अभी इससे पहले मोती नगर में हटाया 2 अतिक्रमण और ये तीसरा अतिक्रमण है। अतिक्रमण को लेकर के अभी जो भी हमारे प्रकरण बन रहे हैं, जैसे अभी रिसेंटली एफआईआर किया था शहर में ही, एमपीबी की जमीन थी, एफआईआर हुई है। आज अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। इस तरह से जो बड़े भूमाफिया उनको चिन्हित करके हम लगातार आगे कार्रवाई करेंगे। विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मधुसूदन जंगेल की बैयर की अदालत ने फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में आरोपी नेमीचंद उर्फ पप्पू पिता कन्हैयालाल ब्रह्मे उम्र 46 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 12 आबकारी टोला बैहर निवासी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 2000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। विद्वान अदालत ने इस आरोपी को धारा 467 भारतीय दंड विधान में 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 रुपये, 468 भारतीय दंड विधान में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी विमल सिंह ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 5 अप्रैल 1998 को रात 10 बजे शासकीय ड्राइवर सोनी को सूचना मिली कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर अवैध रूप से कटाई गई लकड़ी को ट्रक में भरकर बैयर से अन्यत्र स्थान पर ले जाया जा रहा है। सूचना तस्दीक हेतु नायब तहसीलदार त्रिपाठी और पांडे बैयर मलाजखंड राज्य मार्ग पर बैयर स्थित वनोपज नाका बैरियर के पर गए, जहां ट्रक लकड़ियों से भरा हुआ खड़ा था और ड्राइवर बैरियर में तैनात नाकेदार से कागजात जांच करवाकर ट्रक को बैरियर पार करने के प्रयास में था। नायब तहसीलदार त्रिपाठी ने कागजात चेक किए तो प्रथम दृष्टि में फर्जी प्रतीत हुए। नायब तहसीलदार त्रिपाठी के द्वारा दस्तावेजों की जांच के उपरांत थाना बैयर को लिखित रिपोर्ट लिखवाई, जिस पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त दंड से दंडित किया है। इस मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पंजाब सिंह ने पैरवी की थी। शासकीय शंकरराव पटेल महाविद्यालय वाराणसी के विद्यार्थियों के द्वारा बुधवार को महाविद्यालय के प्राचार्य एसडी तिरपुड़े को ज्ञापन सौंपकर निर्धारित वार्षिक शुल्क की तिथि को आगे बढ़ाने की मांग की, जिसमें विद्यार्थियों ने बताया कि वह सभी महाविद्यालय में नियमित रूप से शिक्षा अध्ययन करते हैं। वर्तमान में महाविद्यालय के द्वारा वार्षिक शुल्क की पहली किस्त की तिथि घोषित कर दी है, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी को अपने वार्षिक शुल्क की पहली किस्त महाविद्यालय में जमा करनी है। जबकि यह दूसरा वर्ष चल रहा है, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की गई है। ऐसे में कई विद्यार्थी वार्षिक शुल्क की पहली किस्त देने में असमर्थता जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी गरीब मजदूर किसान परिवार से शिक्षा अध्ययन करने आते हैं, जो पारिवारिक तौर पर इतने सक्षम नहीं होते कि वह वार्षिक शुल्क दे। ऐसे में वहाँ छात्रवृत्ति पर आश्रित होते हैं कि उन्हें छात्रवृत्ति जैसे ही प्राप्त होती है तो वहाँ फिर से प्रवेश लेकर अपने आगे की शिक्षा अध्ययन कर रहे थे, परंतु बीते 2 वर्षों की छात्रवृत्ति न मिलने से पूर्व की वार्षिक शुल्क उनके द्वारा बमुश्किल जमा की गई, जिसके लिए उन्हें कर्ज भी लेना पड़ा। अभी महाविद्यालय के द्वारा वार्षिक शुल्क की पहली और दूसरी किस्त देने के लिए तिथि निर्धारित की गई है, जिससे छात्र छात्राओं के सामने एक बड़ी विडंबना खड़ी हो गई है। आज हम इस संबंध में ज्ञापन दे रहे हैं। हमारे कॉलेज में जो स्कॉलरशिप हम लोगों की आई नहीं है और हम लोगों से पहले किस्त लेना चालू कर दिए और हम लोगों के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, तो हम कहाँ से पैसे देंगे। किस्त किस बात की ले रहे हैं? किस्त हम लोगों की जो पहली किस्त होती है, यानी जो वार्षिक जो शुल्क होती है वो कितनी है? पहली शुल्क हम LLB वालों की है 3051 रुपये और आप लोगों की कितनी है? 1500 कुछ है।
तो किस प्रकार की समस्या हो रही है? समस्या इस प्रकार की है कि हम लोगों की स्कॉलरशिप आई नहीं है। जो अभी कोरोना काल बीता है उस समय में जो हमारे माता पिता है वो यानी पैसे देने के लिए उतने सक्षम नहीं हैं। न्याय की जो वार्षिक शुल्क तय की है महाविद्यालय ने सभी संकाय की, जो कि 37 क्लासेस चलती हैं यहाँ पे, लगभग सभी के पीछे 2000 प्लस है और 2 सत्र हो गए हैं कि यहाँ पर छात्रवृत्ति नहीं आई है। कोविड की वजह से वैसे ही सभी की जो माता पिताओं की आर्थिक स्थिति है दयनीय हो गई है, रोजगार से सब वंचित है। उसके बाद में जो ये महाविद्यालय द्वारा फीस ली जा रही है वो बहुत जल्दी और छात्रवृत्ति अभी तक प्रदान नहीं की गई है। इसके लिए पूर्व में चर्चा की गई थी? हाँ, इसके लिए पूर्व में चर्चा कई बार एसडीएम जी को ज्ञापन दे दिया गया है, जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे दिया गया, कई बार प्रिंसिपल को भी ज्ञापन दे दिया गया और छात्रवृत्ति नहीं आने का कारण भी हमने उनको ज्ञापन दिए गए, पर महाविद्यालय जो शासन है वो किसी भी प्रकार से स्टूडेंट की बातें नहीं सुनती है। केंद्र सरकार ने नवंबर महीने में एक नोटिफिकेशन जारी कर कपड़ों पर लगने वाले जीएसटी को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया है, जिसके बाद से ही कपड़ा व्यापारियों में न सिर्फ रोष देखा जा रहा है बल्कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से देश भर के कपड़ा व्यापारी काफी नाराज है, जिसके चलते पिछले कुछ दिनों से देश भर के कपड़ा व्यापारी केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए इस निर्णय का अपने अपने स्तर पर विरोध जता रहे हैं। जिसके चलते पिछले कुछ दिनों से देश भर में कपड़ा व्यापारी केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए इस निर्णय का अपने स्तर पर विरोध जता रहे हैं, जिसका असर बालाघाट नगर में भी देखा जा रहा है, जहां रेडीमेड कपड़ा एंड हैंडलूम एसोसिएशन ने केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए गुरुवार को काली पट्टी बांधकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपने की योजना बनाई, जहां उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे फिलहाल दुकानें बंद नहीं करेंगे, केवल ज्ञापन सौंपकर केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध जताएंगे। यदि सरकार जीएसटी टैक्स को दोगुनी से भी अधिक करने का फरमान वापस नहीं लेती है तो समस्त कपड़ा व्यापारी राष्ट्रव्यापी आह्वान पर सड़कों पर उतर कर आंदोलन करेंगे। तो ये है कि 5% आप पहले से ही दे रहे हैं और 12 कर दिया गया, 7% की एक्स्ट्रा मार। और दिसंबर में अकाउंट कैसा मेंटेन करेगा? दिसंबर में 5% और जनवरी से 12%। इसको लाने में भी दिक्कत है, रेट में भी तकलीफ है, वैसी रेट बहुत बढ़े हुए हैं कपड़े के। इस साल 20% करीब रेट बढ़ चुके हैं और 7% तो समझाने में भी दिक्कत होती है, ग्राहक के ऊपर बोझ भी पड़ता है, हमारे लोगों को भी परेशानी रहता है। तो क्या सरकार नहीं मान रही है क्या? सरकार की सुनवाई करती कहाँ है? तो उन्होंने लागू कर दिए हैं, ऐसा सुनने मिल रहा है। नोटिफिकेशन भी जारी हो 1 तारीख से हो जाए, 1 तारीख से। उसमें दिक्कत तो आएगी, व्यापारी बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जीएसटी जो बढ़ा है, पहले से ही व्यापार की स्थिति बहुत खराब है। 5% से 12% जीएसटी हो गया। अब दूसरी बात ये है, ये पॉलिसी जो बना रहे हैं वो आईएएस लॉबी है पूरी की पूरी, जिन्होंने एक ब्लाउज पीस नहीं बेचा और जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक चड्डी बनियान नहीं बेची है, जिनको मालूम ही नहीं है कि एक सामान्य व्यापारी को कितनी तकलीफें हैं और जनता पे कितना बड़ा बोझ आ जाएगा, कितना महंगा हो जाएगा। व्यापार पहले से ही नहीं चल रहा है और व्यापार महंगा होगा सामान तो और व्यापार बैठ जाएगा। तो क्या हम लोग अपनी शटर गिरा दें? इस तरह की बेवकूफ टाइप की सरकार यहाँ पे राज कर रही है। आश्चर्य है मेरे को, व्यापारियों के हितों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। नहीं, पर ये सरकार को तो व्यापारियों की सरकार कहा जाता है ना। कहा जाता है, बोलने से होता है, प्रैक्टिकली मैदान पे दिखना चाहिए आपकी मर्जी। आपको पता है रोटी कपड़ा मकान बेसिक नीड है इस देश की। यदि इन पे प्रेशर आते जाएगा, इन पे टैक्स लगते जाएगा, ये महंगी होती जाएगी तो जनता परेशान है और परेशान हो जाएगी। खैर आगे चुनाव भी है, हो सकता है जनता इस बारे में अपना जवाब दे। आपको बताएं कि 2 वर्षों से कोरोना के काल के दौरान वर्तमान में व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले हैं और व्यापारियों व ग्राहकों पर कोरोना की मार साफ तौर पर देखी जा रही है, जिसके चलते बाजारों में पहले जैसे रौनक नहीं दिखाई दे रही है। बाजारों में रौनक फिलहाल 5% जीएसटी रेडीमेड कपड़ों पर सरकार की ओर से तय की गई है, जिसके कारण भी ग्राहकों को कपड़े खरीदने से पहले 100 बार सोचना पड़ रहा है। यदि जीएसटी 12% लगा दी गई है तो कपड़ा व्यवसाय पर आर्थिक संकट आएगा, जहां लघु उद्योगों पर 12% जीएसटी का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ेगा, जहां 1000 रुपये के कपड़े की खरीदी पर करीब 5% टैक्स सरकार की ओर से वसूला जा रहा है। वहीं छोटे शहरों के कपड़ा व्यापारियों के लिए जीएसटी मुसीबत का सबब बनता सा रहा है। जीएसटी मुसीबत का सबब बन सकता है क्योंकि बाजार में ग्राहकी न के बराबर है। जीएसटी जो 5% 12% की दी है, इससे व्यापारियों को तो तकलीफ है ही, साथ में उपभोक्ता भी जो हमारा ग्राहक है वो भी ज़्यादा परेशान होगा और माल और महंगा करके बेचना। तो ये जो भी जीएसटी का जो भी वो है वो उपभोक्ता के ऊपर पड़ेगा
बाहर। और जहाँ तक बंद का सवाल है, तो अभी तक राष्ट्रव्यापी बंद का कोई आह्वान हमारे संगठनों द्वारा, उच्च संगठनों द्वारा नहीं किया गया है, इसलिए हम कल बंद तो नहीं करेंगे, लेकिन विरोध जो है वो ज्ञापन देंगे और विरोध प्रदर्शन जो करेंगे, आगे आंदोलन की तैयारी की जाए। लालबरा मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर पर स्थित ग्राम पंचायत बबरिया से गुजरी हुई वैनगंगा ढूटी बड़ी नहर में 29 दिसंबर की शाम करीब 5 बजे नहर में बह रहे एक सांभर के बच्चे की जान ग्रामीणों के द्वारा बचाकर वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 29 दिसंबर की शाम करीब 5 बजे बबरिया से गुजरी वैनगंगा ढूटी बड़ी नहर में जंगल से भटक कर आए सांभर का एक बच्चा नहर में गिर गया। पानी अधिक होने के कारण वह बहते हुए बबरिया से आगे की ओर जा रहा था, तभी ग्रामीण जनों ने उसे नहर में बहते हुए देख लिया। इसके बाद ग्रामीण जनों की मदद से नहर में बह रहे सांभर को सुरक्षित नहर से निकलवा कर वन विभाग को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचकर घायल सांभर के बच्चे को लालबरा के पशु चिकित्सालय प्राथमिक उपचार केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। लालबरा परिक्षेत्र में बगदई का नहीं है, बबरिया की घटना है, जिसमें नहर में बहती हुई एक सांभर का बच्चा आया, जिसमें गांव वालों ने सूचना देने पर हमारे जो प्रभारी है तुरंत मौके पर पहुंचे और उसका इलाज कराने के लिए पशु चिकित्सालय लालबरा में लाए। इलाज कराने इलाज के उपरांत उनको स्वस्थ होने पर हम रामपाली थाना के अंतर्गत वारासुनी रोड ग्राम सिंगोड़ी के पास 2 मोटरसाइकिल आपस में टकराने से 3 वर्षीय बालिका, उसकी मां, पिता से 5 लोग घायल हो गए। अत्यधिक चोट लगने से घायल मनीष पिता दशाराम एरपुड़े 29 वर्ष, उसकी पत्नी स्वाति एरपुड़े 28 वर्ष ग्रामदीनी थाना रामपाली, गणेश पिता धुरनलाल तुरकर 23 वर्ष, लोकेश पिता भेजनलाल ठाकुर 27 वर्ष, दोनों ग्राम नवेगांव थाना खैलांजी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस दुर्घटना में स्वाति एरपुड़े की बेटी भाभी एरपुड़े 3 वर्ष को भी मामूली चोटें आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गणेश तुरकर पुणे एयरपोर्ट में नौकरी करता है। 28 दिसंबर को गणेश तुरकर नागपुर से ट्रेन में बालाघाट पहुंचा था, जिसने अपने गांव के लोकेश ठाकुर को मोटरसाइकिल से बालाघाट बुलाया था। मौसम खराब होने से रात में दोनों बालाघाट में ही रुक गए थे। 29 दिसंबर को सुबह गणेश तुरकर और लोकेश ठाकुर दोनों मोटरसाइकिल में बालाघाट से अपने गाँव नवेगांव जा रहे थे और मनीष एरपुड़े की पत्नी स्वाति एरपुड़े और बेटी भावी को भोरगढ़ अपने ससुराल से मोटरसाइकिल में अपने घर दिनी लेकर जा रही थी। तभी रामपाली से वारासुनी रोड ग्राम सिंगोड़ी के पास दोनों मोटरसाइकिल आपस में टकराने से मनीष एरपुड़े, उनकी पत्नी स्वाति और बेटी भावी घायल हो गए। वहीं अन्य मोटरसाइकिल में सवार गणेश तुरकर और लोकेश ठाकुर भी घायल हो गए। सभी घायलों को वारासुनी के अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर उपचार हेतु जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया। जिला अस्पताल से घायल गणेश तुरकर और लोकेश ठाकुर को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। मनीष एरपुड़े, उनकी पत्नी स्वाति एरपुड़े को जिला अस्पताल में भर्ती है। इस दुर्घटना में उनको और बेटी भाभी को मामूली चोटें आई है। तिरोड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बोनकट्टा स्थित परिवहन चेक पोस्ट में पदस्थ एक आरक्षक दुरेंद्र कुमार राहंगडाले को 4 लोगों ने हाथ बुक्कों से मारपीट कर उसे जान से मारने की धमकी दे डाली। यह घटना 29 दिसंबर को 10 बजे के करीब उस समय हुई जब यहां वाहन चेकिंग की जा रही थी। तिरोड़ी पुलिस ने इस मामले में राहुल गुरुदेव, शुभम जुबेर के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। चारों आरोपी घटना के बाद से फरार है, जिनकी तलाश की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरक्षक दुरेंद्र कुमार राहंगडाले परिवहन चेक पोस्ट बोनकट्टा में पदस्थ है। 29 दिसंबर को 10 बजे करीब प्रतिदिन के अनुसार बैरियर में वाहन चेकिंग का कार्य चालू था। तभी एक पिकअप MH34 AB 0610 जिसे रोककर पेपर चेक किया जा रहा था। तभी गाड़ी में बैठे राहुल, गुरुदेव, शुभम जुबेर चारों आए और आरक्षक दुरेंद्र कुमार से बोला कि तुम गाड़ी क्यों रोक रहे। तब आरक्षक ने कहा कि इस गाड़ी के पेपर चेक करना है। तभी चारों लोगों ने आरक्षक दुरेंद्र कुमार को अश्लील गालियां देना शुरू कर दिया। जब आरक्षक ने गालियां देने से मना किया तो गुरुदेव और चारों युवकों ने उनसे मारपीट शुरू कर दी। बीच बचाव के बाद आरक्षक को उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी और वहां से फरार हो गए। तिरोड़ी पुलिस ने आरक्षक दुरेंद्र कुमार राहंगडाले के द्वारा की गई रिपोर्ट पर राहुल, गुरुदेव, शुभम और जुबेर के विरुद्ध धारा 294, 323, 506, 186, 353, 34 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। घटना के बाद चारों आरोपी फरार बताए गए, जिनकी तलाश की जा रही है।